फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, आज इंडियन ज्योग्राफी पे उस पे मैप लेते हैं। इंडियन की जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया के वो लेते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेडिटेरेनियन सी में जितने भी आइलैंड्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे सीज हैं, सबको मैंने लिया था। और ये मेरी मैपिंग की अभी सीरीज़ चल रही है, इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों की मैं बारी बारी से करा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से करेंगे, ये हर एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आज चलते सबसे पहले कुछ चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है पामीर नॉट कहाँ है। अगर मैं इंडिया की अगर लोकेशन, ये इंडिया है, ठीक है, ये अगर हम इंडिया लेते हैं तो इंडिया में क्या है कि जैसे इंडिया को लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो ये जो पार्ट है इंडिया का, ये कराकोरम रेंज है, पता है आपको। और कराकोरम रेंज में ही यहाँ है K2, इंडिया का जो हाईएस्ट पिक है K2, वो कराकोरम रेंज में ही है, ठीक है। यहाँ है K2, ध्यान रखेंगे इसको, K2 को आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। तो ये K2 है, यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं जिसे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि K2 और जितने भी K2 के आगे K2, कराकोरम, लद्दाख और जैसकर, ये तीनों जो रेंजेज हैं इनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेज, ट्रांस हिमालयन रेंजेज। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय के पहाड़ी की बात करते हैं, हिमालय पहाड़ की बात करते हैं। अब सबसे पहले जब हम नॉर्थ के साइड में जाते हैं JNK से, तो यहाँ एक देखते हैं पामीर नॉट। नॉट कहने का मतलब एक गांठ, बहुत सारी यहाँ से शाखाएं निकलती हैं, पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं जिनको हम कहते हैं नॉट। तो यहाँ से सबसे पहले जो ये श्रेणी निकलती है इसके ईस्ट और ये साउथ ईस्ट की तरफ, उसको हम क्युनलुन श्रेणी कहते हैं। क्युनलुन श्रेणी एक बहुत ही लंबी श्रेणी है जो कि चाइना से होके पास करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट में जो क्लास अभी जो भी वीडियो बनाने वाली हूँ, अभी चाइना के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें मैं चाइना के बारे में बताने वाली हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम पामीर नॉट को लेते हैं। एक पामीर नॉट है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे मिलन है किन चीज़ों का, बहुत सारी शाखाएं पर्वतों की मिलती हैं। उसके बाद तो ये क्युनलुन हो गया, 3 शाखाएं मेजर हैं यहाँ से। क्युनलुन दक्षिण की तरफ से आपको आती है कराकोरम, और साउथ वेस्ट की तरफ से जाती है आपको हिंदुकुश। ये 3 चीज श्रेणियाँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये इन पार्ट को क्या कहते हैं, इंडिया के इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये ट्रांस हिमालयन रेंज है। K2 यहाँ की, जबकि ये मैप में गलत दिया हुआ है, K2 का लोकेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लद्दाख जो रेंज है ये है लद्दाख। और उसके बाद में जैसे रिवर, यहाँ पे श्योक रिवर जाती है, यहाँ से श्योक रिवर निकल के जाती है। और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, श्योक आपको इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। श्योक इंडस रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी श्योक रिवर है। तो लद्दाख के पास से, हालांकि आपको पता है कि यहाँ से ऐसे जाती है, यही है, ऐसे आती है यहाँ से इंडस रिवर। अब देखते हैं नेक्स्ट जो श्रेणी है ग्रेटर हिमालय जिसको कहते हैं। ये सबसे, इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट कहने का मतलब कि टोटल जब उसकी लेंथ निकालते हैं, कहीं पे मैक्सिमम उसकी हाइट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और कहीं मिनिमम, और दोनों के बीच का जब एवरेज निकालते हैं तो उसे हम एवरेज हाइट कहते हैं। इसकी एवरेज जो हाइट है वो 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय की, ठीक है। ग्रेटर हिमालय सबसे ऊँची है, सालों भर यहाँ बर्फ़ रहता है। दूसरी जो हिमालय की रेंज बनती है, इसको कहते हैं हम मिडिल हिमालय की खासियत ये है कि इसकी 2 रेंजेज आके मिलते हैं, तब ये मिडिल हिमालय बनती है, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। पहला JNK के पास से आता है, ऑक्युपाइड कश्मीर के पास से, वो होता है पीर पंजाल, और दूसरा जो हिमाचल से आते हैं धौलाधर श्रेणी। ये दोनों श्रेणियाँ जब मिल जाती हैं तो ये क्या बनती है, आपको मिडिल हिमालय बनती है, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ बहुत बड़े अच्छे हिल स्टेशंस हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखिए तीसरी जो हिमालय की रेंज है, जिसको आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय कहती हैं, ये इसकी हाइट जो है वो काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ डेन्यूडेशन बहुत ज़्यादा, क्षरण और डेन्यूडेशन की जो घटना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत ही फ्रेजाइल है। इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर शिवालिक हिमालय का है वो बहुत ही कमज़ोर है,
ठीक है। तो ये काफ़ी फ्रेजाइल है, इसीलिए आप देखेंगे इस जोन में हमेशा अर्थक्वेक जैसी घटनाएं होती रहती हैं। चाहे उत्तराखंड की बात ले लें या फिर आप इधर यूपी के इस पार्ट, बिहार के इस पार्ट या नॉर्थ ईस्ट की पार्ट ले लें थोड़ा, तो यहाँ पे भी अर्थक्वेक की घटनाएं होती है, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल जोन है, बहुत ज़्यादा। तो ये आपने समझ लिया होगा कि ये जो इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय, कौन कौन से हैं। ट्रांस हिमालय में हमारे 3 रेंजेज आते हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये हमारा ये ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है ये हिमालयन रेंजेज में आता है, ना कि ट्रांस हिमालय में। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब उसके बाद हम माउंटेन रेंजेज की बात करने के बाद माउंटेन पिक्स की बाद में बात करेंगे। एक दिन सारे पिक्स को मैं कवर करूँगी, उसके पहले हम कुछ माउंटेन रेंजेज को एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब यही जाती हैं रेंजेज और क्या होता है, ऐसे बेंड हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जब ये पहुंचती हैं हिमालयन रेंजेस, तो कैसे है, नामचा बरवा यहाँ है, नामचा बरवा यहाँ पे क्या होता है, नामचा बरवा ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा के पास ये जितनी रेंजेज है, ये रेंज जो है हिमालय की, ये यहाँ बेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको ये एक आर्क शेप ले लेता है यहाँ पे, जिसको नामचा बरवा के सिर्फ देखिए, नामचा बरवा यहाँ तो रेंजेस दिखा रहा है, इसके ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। अब कुछ रेंजेज को यहाँ से हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो रेंज है वहाँ पे यहाँ पे कुछ रेंजेज है, जिसको सबसे बड़ी बात है कि जब भी कहीं ऐसे कॉम्प्लेक्स, जो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, ये मैप जो है, होता क्या है कि देखिए सबसे पहले हम वहाँ के स्टेट्स को देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक जब जाएंगे आप तो क्या होता है, आपको वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। उसके बाद ये जो पार्ट है वो कौन सा है, आपको असम का पार्ट है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिज़ोरम। और यहाँ पे ये जो पार्ट निकला हुआ है असम का पार्ट, आपको ध्यान होगा कि सारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उनसे असम की बाउंड्री मिलती है। ध्यान रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसी की मिलती है तो नॉर्थ ईस्ट में असम की मिलती है। और यहाँ से उसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो स्टेट है उसको हम कहते हैं, असम के जो साउथ वाले स्टेट है वो है आपको मेघालय। और यहाँ आपको हो गया मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने। उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ पे जब आते हैं, ठीक है, ये हो गया कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है आपको, यहाँ हमारे सिक्किम में है। हालांकि मैप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, इसमें बहुत सारे एरर्स हैं वैसे इस मैप में। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले ये गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस में है, ये मेघालय की है। और मेघालय में जैसे खासी जयंतिया के पास यहाँ आते हैं, मौसिन राम है जहाँ पे, यहाँ बिल्कुल एक कीप के आकार का ऐसे ऊपर की तरफ से आर्क शेप में माउंटेन रेंजेस घिरे होते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो जाते हैं बे ऑफ बंगाल की जो मानसून की जो ब्रांच जाते हैं वो बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाते हैं। यहाँ से वैसे भी बेंड हो जाते हैं, माउंटेन श्रेणियाँ हैं, अराकानयोमा है, ब्लू माउंटेन, ये सब सारी चीज़ें हैं, यहाँ जाके ये बेंड हो जाते हैं, जिसके कारण जितनी यहाँ पे ह्यूमिडिटी है सिर्फ यहीं ट्रैप हो जाती है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का आपको पता होगा कि यहीं पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो ठीक है, गारो, खासी एंड जयंतिया कहाँ है, मेघालय, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ये यहाँ की हिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हिल्स को तो वैसे नहीं पूछा जाता, साबरमती पूछा जाता है, सारामती नॉट साबरमती। अराकानयोमा, ये जो हमारी बाउंड्री बनाती है अराकानयोमा, ये हमारी किसके साथ, म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री, इंडिया की एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है। ब्लू माउंटेन, इसका आप स्टेट बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ की जितनी माउंटेन श्रेणियाँ। अब आते हैं कुछ अरावली के बारे में देख लेते हैं। शिवालिक हमने देख लिया, सब कुछ यहाँ देख लिया, अरावली के बारे में देख लिया। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ राजमहल की पहाड़ी। राजमहल क्या है कि झारखंड का नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट है। ये आपने झारखंड का, ये आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे झारखंड का एक मैप है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं राजमहल। और राजमहल जो है ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है किसका, दक्कन प्लेट्यू का,
ध्यान रखेंगे। पेनिनसुलर इंडिया का, दक्कन प्लेट्यू नहीं, पेनिनसुलर इंडिया का ये एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन ये एक्सटेंशन सिर्फ यहीं तक नहीं जाता, ये आपको यहाँ तक ये एक्सटेंशन ऐसे जाता है, ठीक है। और बीच में एक गैप है जिसे ट्रैप, मालदा ट्रैप कहते हैं। मालदा का जो एरिया है, वेस्ट बंगाल का एक मालदा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये मालदा ट्रैप आता है, जो कि निचली भूमि है। आपको भी पता है कि बस आप जहाँ तक गंगा का आप ड्रेनेज पैटर्न अगर देखते हैं तो सबसे निचली भूमि कौन सी है, अगर वेस्ट बंगाल की ही है। अगर हम गंगा की, दोआब की भी बात करते हैं, अगर गंगा क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि दक्कन का, पेनिनसुलर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो क्या है, यही है, ठीक है। ये मेघालय तक जाता है और बीच में ये गैप है जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। और ये राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपको झारखंड में पड़ती है। झारखंड के नॉर्थ ईस्ट का तो जो पार्ट है वो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी हम रेंजेज को देखते हैं। ये अरावली रेंजेज, अरावली कहाँ से निकलते हैं, आपको गुजरात से निकलती है, गुजरात में जाती है। उसके बाद आपको ये राजस्थान में, सबसे मेजर पार्ट जो है राजस्थान में है, थोड़ा हरियाणा में है, और फाइनली ये दिल्ली मजनू के टीला तक जाके एंड हो जाती है, ठीक है। ये दिल्ली तक जाती है। तो ये कितने स्टेट्स में अगर पूछा जाए, अरावली है, अरावली से इस बार क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अरावली पे बहुत सारा विवाद हुआ है, इसलिए ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो अरावली अगर बात हम करते हैं अरावली की, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात, राजस्थान, ठीक है, हरियाणा एंड दिल्ली। दिल्ली को जरूर इंक्लूड करेंगे, भूल नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तो ये 4 स्टेट्स है, लेकिन जो मेजर पार्ट कवर कर, सबसे कम दिल्ली कवर करता है, सबसे ज़्यादा जो करता है राजस्थान करता है। इसीलिए देखते हैं जब अरावली की बात होती है तो हमारे माइंड में एक इमेज बनता है क्या, कि राजस्थान में अरावली है। हालांकि अरावली इन 4 स्टेट से होके गुजरता है। और ये इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है, उदयपुर के पास है गुरु शिखर है, करीब 1700 कुछ के आसपास या 1365 है, इतना ही है गुरु शिखर, ठीक है। यहाँ जैन धर्म के बहुत बड़ा यहाँ पे मंदिर है, जैन धर्म का ये एक केंद्र हुआ करता था गुरु शिखर, ठीक है। तो गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में, ये भी ध्यान रखेंगे। हाईएस्ट इसकी पीक है अरावली की गुरु शिखर। और जब भी अरावली पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ें, एक तो इनके स्टेट्स हैं, उसके अरावली क्या है कि एक वाटर डिवाइडिंग रेंज बनाता है। एक तरह वाटर डिवाइडिंग रेंज का मतलब कहते हैं कि यहाँ जब अब रेनफॉल की बात करते हैं इस एरिया और इस एरिया, इंडिया के बिल्कुल 2 डिवीज़न बन जाता है। इसके बाद के बात करते हैं तो 25 डिग्री आपको वो होता है, 25 डिग्री क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पे होती है। और इसके बाद से जब आती है वो ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए ये डेजर्ट एरिया बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो हवाएं जाती हैं, यहाँ से जो हवाएं जाती हैं, जब आप पढ़ेंगे ट्रेड विंड पढ़ेंगे, वर्ल्ड अगर विंड सिस्टम पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ हवाएं पहुँचते पहुँचते वैसे भी अपनी ह्यूमिडिटी खो देती हैं। और अरावली एक ऑलरेडी एक बैरियर का काम करता है, लेकिन अरावली बहुत सारी चीज़ों को रोकता भी है। जैसे यहाँ का जो डेजर्टिफिकेशन है ये क्या करता है, हर साल बढ़ता जाता है, लेकिन अरावली चूँकि एक माउंटेन रेंजेज के रूप में, एक बैरियर के रूप में है, तो बहुत ज़्यादा डेजर्ट इधर नहीं हो पाता इस साइड। अदरवाइज अगर अरावली नहीं होता तो शायद आप मान सकते थे कि भारत का यहाँ तक का पार्ट तो कम से कम अभी तक डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुका होता। इसलिए अरावली हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम कर, बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है, ठीक है, डेजर्ट से बचाने के लिए। और यहाँ की जो बारिश की नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, यही रोक देता। अदरवाइज़ क्या होता है कि सारी बारिश इधर जितनी ह्यूमिडिटी एयर की होती वो क्या होता, इधर निकल के चला जाता, कहीं ऐसा बारिश का स्कोप नहीं बनता। तो अरावली बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, एक वरदान है। और जब अरावली को पढ़ेंगे तो 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे। जब जी मिनरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये तो एक मिनरल रिसोर्स का हब है, इंडिया का सबसे बड़ा हब ये है। झारखंड, वेस्ट बंगाल और थोड़ा मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा, ये सबसे बड़ा एक हब है, क्या है, मिनरल रिसोर्सेज का। और सेकंड अगर हब, वैसे भी आपको पेनिनसुलर इंडिया में भी है, कर्नाटक वगैरह के पास जाएंगे तो वहाँ भी है, लेकिन उसके बाद का जो है जगह ये है।
तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, ये सारी चीज़ों का जो हब है वो कहाँ है आपको? खेतरी तांबा के लिए फेमस है राजस्थान का, तो ये जगह, इसलिए आप अरावली को बहुत इस बार अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और जो लोग भी यूपीएससी दे रहे हैं, 2-3 चीज़ें आप बात याद रख लेंगे कि हमेशा अरावली के पढ़ने के संदर्भ में आप क्या करेंगे, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जो वेस्टर्न घाट पे बनी है उनकी रिपोर्ट आप ज़रूर देख लेंगे, बिल्कुल उसे छोड़ना नहीं है। जितनी आपको इन चीज़ों पे माउंटेन रेंजेज या इन पे जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं अभी तक, इकोलॉजी से संबंधित रिपोर्ट इस बार देख कर जाना है, क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस अरावली से रिलेटेड या फिर कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो अरावली हमारा हो गया, यहाँ तक कवर हो गया। हालांकि मैं डिटेल में और भी वीडियोस बनाती जाऊँगी, बस एक आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप प्लीज़ अपने कमेंट्स जितने होते हैं आप ज़रूर भेजें। अब आते हैं ये जो रेंज है, इस पर मैं आपको वैसे भी सर क्रिक का जो विवाद है उसको भी थोड़ा सा मैं अभी आपको बताते चलती हूँ, ताकि आपकी, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई पढ़ाता है, जब भी किसी से पढ़ें आप, तो एक चीज़ ध्यान रखें। आजकल तो एक फैशन है, चलिए अच्छी बात है, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाने, पीडीएफ फॉर्मेट को लेके पढ़ाने का टाइम सेव होता है, लेकिन देखिए कि जो भी आपको पढ़ा रहा है उसको एक्स्ट्रा कितनी चीज़ों की जानकारी है। अगर एक्स्ट्रा वो नहीं पढ़ा रहा है तो वो तो आप भी काम कर सकते हैं, वो तो आप भी बुक से पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बुक आप भी, हर चीज़ ऑनलाइन गूगल पे भी सब कुछ अवेलेबल है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कच्छ का रण है, ये सर क्रिक विवाद है, वो विवाद आखिर है क्या। अब डेट टाइम पे नहीं, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा, सर क्रिक का जो विवाद है, क्रिक का विवाद है, ये इस बार यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टेट पीसीएस के लिए भी, लेकिन यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कभी छोड़ेंगे नहीं इनकी सारी चीज़ों को। हालांकि यहाँ से क्रोनोलॉजी से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं करती है, जनरली नहीं करती है। तो अब जानने की कोशिश क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है, स्वैम्प एरिया है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा है माना जा रहा है, यहाँ पे पेट्रोलियम की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, तभी इतना विवाद है। अब होता क्या है कि ये 96 किलोमीटर का एक लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग एरिया, वो है एरिया है लंबा, ठीक है, और इसकी ये जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो इससे कम है। तो होता है क्या कि 2 लाइन सर क्रिक के द्वारा बनाई गई। अब इंडिया कहता है कि मेरी, इंडिया ये है आपने माना, और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान कहता है कि मेरा जो रिच है वो इस लाइन तक है, ठीक है, ये शायद रेड लाइन है, रेड है शायद, हाँ शायद रेड लाइन है, और ये है ग्रीन लाइन। और इंडिया कहता है कि मेरा रिच यहाँ तक है। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि बीच का अगर 1% माना जाए कि ये एरिया छोड़ दिया जाए, कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबका मानना है कि मेरा जो एरिया है, इंडिया चाहता है, देखिए दोनों की बात है, इंडिया कहना है कि यहाँ तक का जो एरिया है वो मेरा है, और पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक का वो मेरा है। तो कहने का मतलब दोनों का है, पूरा एरिया ही इन लोगों ने कवर कर रखा है। तो ये विवाद आप सर क्रिक पे जरूर करके जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको MS स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, फार्मर कमीशन से रिलेटेड 2005-07 के आसपास आई थी, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। किसानों से संबंधित जो भी था इस बार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड डील से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया का किसके किसके साथ फ्री ट्रेड डील है वर्ल्ड में, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रख लेंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे। और टैरिफ नहीं पूछा जाता कितना % है, क्योंकि ये बढ़ता घटता रहता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जो हमारा EU के साथ डील हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, उस पर मैं एक दिन बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगी, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके पहले भी डील्स हुए हैं, 3-4 डील्स हुए हैं इंडिया का इस बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं जो उसका इजराइल पे फ़िलिस्तीन के लिए जो उसका 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम नहीं कहेंगे, 20 सूत्रीय जो पीस फॉर्मूला है US का, उस पर भी देख लेना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये यहाँ से जनरली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये आपको पता है,
ये दोनों कौन कौन सा है आप नाम बताएंगे, ठीक है। ये कच्छ का रण है, ये गुजरात का प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले ये जो रेंज है इसे कहते हैं विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज किसका बना हुआ है, बहुत फ्रेजाइल एक तरह सा रेंज है, वो है बलुआ पत्थर जो होते हैं उनके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ मालवा पठार दोनों में फैला हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसका मध्य प्रदेश का ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। अब ये जो है रेंज के रूप में है, रेंज मतलब रेंज ऐसे नहीं होता सिंपल, रेंज का इधर से ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से जो रेंज है ये सासाराम बिहार तक जाता है, विंध्यन रेंज, ठीक है। ये विंध्यन रेंज है और विंध्यन रेंज कहाँ पे है, आपको मध्य प्रदेश में, मेनली ये मध्य प्रदेश में ही ये मान सकते हैं। और उसके बाद इनकी बहुत सारी, इसके साउथ में महादेव, गाविलगढ़, सतपुड़ा रेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सतपुड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सतपुड़ा जो है वो जैसे नर्मदा क्या होता है आपने जब पढ़ेंगे तो नर्मदा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा होगा नर्मदा का, हाँ ये रहा नर्मदा है, नर्मदा के साउथ में क्या है, सतपुड़ा है। तो ये चीज़ें आपको ये जान लेना है, ठीक है। नर्मदा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेल्टा नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे तो नर्मदा, आप एक बार नर्मदा की जितनी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तो इससे क्वेश्चन नहीं आते, इस रेंज से क्वेश्चन यहाँ नहीं आता। अब जो होता है यहाँ पे हम देखते हैं, ये यहाँ से कोई क्वेश्चन वैसे अब आते नहीं हैं। एक दिन मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कराऊंगी और बाकी जितनी चीज़ें हैं कुछ और मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ। मेरा मानना है कि जितनी चीज़ें हैं आपको मैं देती चलूँ, ताकि आपको यूपीएससी वालों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। और एक दिन मैं डिटेल में जितनी एक बार मैं ग्रॉस सारी चीज़ें बता दे रही हूँ माउंटेन रेंजेज, और उसके बाद मैं डिटेल में जाऊँगी। उसके बाद मैं क्वेश्चन टेकअप करूँगी प्रीवियस ईयर के, या फिर कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बना के रखे हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन वीडियो को प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तभी देखें। अब देखते हैं कि सबसे पहले मैंने जो आपसे बताया कि अरावली पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन अरावली से हो सकता है, उसकी हाइट से क्वेश्चन, हाइट तो नहीं पूछे, यूपीएससी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछती है। अरावली कहाँ से कहाँ तक जाती है, किन स्टेट्स को जुड़ते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा हाइट किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके जो दो चीज़ें और पूछी जा सकती है, उसकी ईस्ट साइड की नदियाँ और वेस्ट साइड की नदियाँ, जैसे लूनी है, साबरमती है, ये वेस्ट साइड की नदियाँ हैं, माहे, लूनी, साबरमती। और जो ईस्ट साइड की नदियाँ हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन अरावली से इस बार क्वेश्चन है। दूसरी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। कम से कम एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से वेस्टर्न घाट, और इससे जो रिलेटेड जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। साइलेंट वैली से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि यूपीएससी का ये जो एरिया है उन लोगों का बहुत फेवरेट है कि कोई नई स्पीसीज मिली कोई, और ध्यान रखेंगे यूपीएससी क्रैक करने के कुछ चीज़ें। एक तो आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छा फोकस करना है। ज्योग्राफी को कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पढ़ना है, वैसे भी आइसोलेटेड नहीं है। इसको हमेशा आपको इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ना है, हमेशा इन्वायरमेंट कहे, इकोलॉजी कहे, जोड़ के पढ़ना है। जितनी आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से कंसर्न जो भी क्वेश्चन है, जितनी रिपोर्ट्स हैं उनको साथ में लेके चलना है। अगर साथ ले चलते हैं तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ से 40-42 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो 42 क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। दूसरी बात है, दूसरा जो आपका है वो है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को तो आप बिल्कुल अब उसको रिवाइज भी करना भी वैसे टाइम है आपके पास। तीसरा जो है, जितनी करंट अफेयर्स में इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, इकोनॉमी से इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2025 में जितने इकोनॉमी से रिलेटेड, और इकोनॉमी को इस बार हमेशा आईआर से रिलेटेड
ज़रूर जोड़ के देखें। और IELTS से जब जोड़ के देखते हैं तो इंटरनेशनल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी आपको इससे कोरिलेट करके रखना है। और पॉलिटी की चीज़ें तो हर साल वैसी पूछे जाती है, जैसे पूछे हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, आपको साइंस टेक हो गया, साइंस टेक जो भी आपको करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो भी वो पूछे जाएंगे। नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, आजकल बहुत उसको टफ बना देते हैं। तो ये जो आपका होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपने इस पे कमांड कर लिया, और इसके कमांड का एक ही मतलब है, बार बार पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को कर ले, उसकी सिनॉप्सिस तैयार कर ले और रोज़ कम से कम सिर्फ इनसे रिलेटेड अभी से ही आप कम से कम 40-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कर दे। बाकी चीज़ें बाद में करें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मिनरल रिसोर्सेज इस पर आप अच्छे से करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड या फिर वेनेजुएला का जो मुद्दा है वो क्या है, आपको रिसोर्सेज से जो भी एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बार वहाँ से करेंगे। साउथ अमेरिका का मैप बहुत अच्छे से करके जाएंगे, स्पेशली वेनेजुएला का, ग्रीनलैंड का भी पूछा जा सकता है। और जब मैप की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे मिडिल ईस्ट हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इस बार भी मिडिल ईस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी चीज़ें मैं आपको कराती रहूँगी, आप अपने सजेशंस देने नहीं भूलेंगे। जो भी आपको लगता है मेरी वीडियोस देखने के बाद प्लीज़ उसको कमेंट करें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। कहीं पे आपको जहाँ पे डाउट्स है तो वहाँ भी आप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू।